जब रिकॉर्डिंग तू भी देख लियो एक बार, कई बार मिस हो जाती है। मैं ये कर ली सही। रिकॉर्ड। हाँ। अच्छा, अब एक बार जल्दी से, मैं 20-25 मिनट पेपर डिस्कस कर रहा हूँ, ये नोट कर लेंगे जल्दी से। कोई डाउट होगा तो देख लेंगे एक बार। देखो, पहला क्वेश्चन एक्सट्रैक्शन चैप्टर से है, फर्स्ट क्वेश्चन, सही ना? 8 जनवरी का पेपर है, 2020 का। फर्स्ट क्वेश्चन है, द रिएक्शन दैट डज नॉट डू नॉट ऑकर इन द ब्लास्ट फर्नेस ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन इज आर। तो ये तो पहली रिएक्शन तो होती ही है, सिलिका को रिमूव करने के लिए। दूसरी रिएक्शन भी होती है रिडक्शन जोन के अंदर। पहली रिएक्शन स्लैग फॉर्मेशन जोन, दूसरी रिडक्शन जोन के अंदर, तीसरी रिएक्शन FeO प्लस SiO2, ये नहीं होती है। और पिक द ऑड वन आउट करके भी करोगे तो अगर ये पहली हो रही है तो दूसरी तीसरी वाली नहीं होगी, सही ना? क्योंकि ये तो हमारी कॉपर के एक्सट्रैक्शन में यूज होती है, तो तीसरी नहीं होगी। और FeO से Fe तो डायरेक्टली कभी मिल ही नहीं सकता, या तो कार्बन या SiO यूज करना पड़ेगा, इसलिए आंसर इसका आ जाएगा C एंड D, वन आंसर है इसका, सही ना? C और D रिएक्शन नहीं होती है इसके अंदर डायरेक्ट। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन भी आराम से हो जाएगा। देखो, इसमें मतलब कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C9H18O3 है, जिसका कोई मीनिंग नहीं है, सिंपल लिखा है ए इज हैविंग हायर बॉइलिंग पॉइंट देन बी। तो ए का बॉइलिंग पॉइंट कब ज्यादा होगा? जब ए हो अल्कोहल, बी हो ईथर। तो पहले ऑप्शन में ए अल्कोहल है, बी ईथर है, दूसरे में उल्टा दे रखा है, तीसरे में उल्टा दे रखा है, चौथे में दोनों ही अल्कोहल है, तो इसलिए हम नहीं डिफरेंशिएट कर पाएंगे, तो इसलिए भी आंसर फर्स्ट आ जाएगा। ट्राई करो, पिक द ऑड वन आउट करके भी निकालना सीख लो एक बार, सही ना? पिक द ऑड वन आउट, हल्का सा हिंट हो तो तुम मुझसे निकाल सकते हो उसको। पहले में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी OH वाले में, दूसरे में नहीं होगी। थर्ड क्वेश्चन के अंदर देखो, थर्ड क्वेश्चन में बोला इसने, कंसिडर द फॉलोइंग प्लॉट्स ऑफ रेट कांस्टेंट्स वर्सेस 1/T फॉर 4 डिफरेंट रिएक्शंस, विच द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट फॉर द एक्टिवेशन एनर्जीज ऑफ दीज रिएक्शंस। तो इसमें तुम्हें पता है स्लोप जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिवेशन एनर्जी होता है। स्लोप इज इक्वल टू, नेगेटिव में बात कर रहा हूं मैं, स्लोप क्या होता है इसका? लॉग के, तुम्हें याद होगा K इज टू ए ई रेस टू माइनस ए बाय आर टी होता है, तो लॉग के निकालोगे तो लॉग ए माइनस ई ए बाय 2.303 RT आएगा। तो स्लोप आ गया इसका -EA/2.303 R। तो सबसे ज्यादा स्लोप किसका दिख रहा है तुम्हें यहाँ पे? सी का। सी का स्लोप ज्यादा है तो सी की एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी। सी का स्लोप ज्यादा है तो सी की एक्टिवेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। सी के बाद होगी ए की, ए के बाद डी की, डी के बाद बी की। तो ऑप्शन 3 में आ जाएगा ये। गर्व, तूने कैसे किया इसका क्वेश्चन है ये वाला? मैंने ऐसे ही किया था। नहीं, जैसे इसको प्रूव करना है अगर, तो जैसे मान लिया अगर जो स्लोप है सी का, सी की वैल्यू हम्म। सी की वैल्यू ली, मान लिया मैं तेरे वैल्यू दे रहा हूँ, सबकी वैल्यू नेगेटिव में होगी तो क्लियर है ना, -1 -2 -3 -4, ऐसे वैल्यूज होंगी ना। सबकी वैल्यू नेगेटिव होंगी कि नहीं? ऑप्टिव एंगल है। हाँ सर। तो इसमें अब बता, किसकी वैल्यू -1 होगी, किसकी -2, किसकी -3, किसकी -4? सी वाले की तो -4 होगी। हाँ, सी वाले की -4 हो जाएगी, समझ गए कि नहीं? ये सी की हम्म। वैल्यू -4 है, तो माइनस माइनस कैंसिल, ये सबसे ज्यादा आ जाएगा, सही ना? तो कई कई जगह तुम अगर चेक करोगे, कई बार दिमाग में ये आता है कि जो स्लोप ज्यादा तो एक्टिवेशन एनर्जी कम, वो कब होगा? जब एक को नेगेटिव एक को पॉजिटिव माने तब, अदरवाइज यही आंसर आएगा। नेक्स्ट, एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एक्स एब्जॉर्ब्स 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स ऑन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। तो तुम चेक करोगे तो सभी यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के एब्जॉर्ब, और हाइड्रोकार्बन बोला है तो ये ऑप्शन तो वैसे ही हट गया। तीनों मॉलिक्यूल्स दो हाइड्रोजन, दो ही हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब करेंगे अपने सरफेस पे। रिएक्शन जो दे रखी है, ओजोनोलिसिस दे रखा है, ओजोनोलिसिस के बाद टॉलरेंस रिएजेंट डाल रखा है, और टॉलरेंस रिएजेंट डालने के बाद बी जो मिल रहा है 3 ऑक्सो हेक्सेन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, यहीं से आंसर मिलेगा, ऑप्शन में चेक करते रहो। 3 ऑक्सो हेक्सेन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। तो पहले का अगर पहले में ओजोनोलिसिस करोगे तो यहाँ से क्लीवेज डबल बॉन्ड O हो जाएगा, यहाँ से क्लीवेज CHO हो जाएगा, और टॉलरेंस डालने के बाद CHO बन जाएगा COOH। यानी एक तरह से इसको ऑक्सीडेटिव ओजोनोसिस कर दो, डायरेक्ट आंसर आ गया, ये आंसर है फिर, ये आ गया। और यहाँ पे डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे COOH, यहाँ COH। अब इसके नेमिंग कर लो एक बार, 1 2 3 4 5 6, यही तो है आंसर, 3 ऑक्सो हेक्सेन 1 6 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। डायरेक्ट क्वेश्चन था, कोई इजी क्वेश्चन है ये। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज। तो दिख ही रहा है यहाँ पे, ब्रोमीन सबसे बड़ा होगा, फिर क्लोरीन होगा, फिर पीरियड में जाते हैं तो साइज छोटा होता है, तो कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन। तो पहले ब्रोमीन फिर क्लोरीन, पहले ब्रोमीन फिर क्लोरीन, कहीं दिख रहा है ई सबसे ज्यादा, फिर डी। तो आंसर आ रहा है डायरेक्ट, शायद ये फोर्थ आंसर है,
सही ना, पीरियड में साइज छोटा होता है, ग्रुप में साइज बढ़ता है। जल्डाल्स मेथड कैन नॉट बी यूज्ड टू एस्टिमेट फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो जल्डाल्स मेथड तुम्हें बता रखा है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कब कब यूज नहीं कर, जल्डाल्स मेथड नाइट्रोजन की एस्टिमेशन के लिए यूज होता है, और इसकी लिमिटेशंस क्या थी, नाइट्रोजन अगर अपने साथ आ रहा है एजो कंपाउंड में तो यूज नहीं कर पाएंगे, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। एन जब ओ के साथ आ रहा है तब यूज नहीं कर पाएंगे। और तीसरा, एन जब रिंग में फंसा हुआ है। इन तीन केसेस में जल्डास मेथड यूज नहीं होता। तो तीन में से एक केस दे रखा है इसने NO2 वाला, तो इस केस में जल्डास मेथड यूज नहीं होगा, बाकी सब में तो यूज हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेजर प्रोडक्ट ऑफ द बी इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस इज। मेजर प्रोडक्ट बी पूछा हुआ इसके अंदर। मेजर प्रोडक्ट बी, देखो इसके अंदर पहले B2H6TH, वही B2H6 यानी हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन किया हुआ है। कर्व इसको थोड़ा सा अगर और एक्सपैंड कर सकते तो कर दे एक बार। सेवंथ क्वेश्चन, द मेजर प्रोडक्ट बी इन द फॉलोइंग, बस रहने दे, हो गया सही है। तो इसमें अब B2H6 H2O2 O चांस है, B2H6 H2O2 O चांस है, तो उससे OH यहाँ सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, OH यहाँ लगेगा। उसके बाद डाला है डाइल्यूट H2O4, तो यहाँ पे प्लस ये हट जाएगा, प्लस आएगा, यहाँ पे प्लस की शिफ्टिंग होगी, प्लस पहले यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे ये हाइपरटेंशन आएगा। हाइपरटेंशन अगर चेक करोगे तो कम आएंगे थोड़े, यहाँ आएगा तो हाइपरटेंशन ज्यादा आएंगे। वो तुम कहीं से भी कर दो, ज्यादा स्टेबल वाला एल्कीन मिलेगा, ज्यादा स्टेबल वाला एल्कीन मिलेगा डाइल्यूट H2O4 के साथ। तो ज्यादा स्टेबल वाला एल्कीन शायद इसमें यही आएगा, ए वन ऑप्शन, सही ना। डाइल्यूट H2O4 डालने पर गर्म भी कर रखा है इसलिए, तो ये आंसर आ जाएगा। समझ गए कि नहीं है। नेक्स्ट है एट्थ क्वेश्चन। एट्थ क्वेश्चन, मेटल ए ऑन हीटिंग इन नाइट्रोजन गैस। मेटल ए नाइट्रोजन गैस में हीट कर रहे हैं, कुछ भी नहीं पता ना, तो लिथियम और मैग्नीशियम में ऑप्शन होना चाहिए। लिथियम और मैग्नीशियम से ही आंसर मिल जाएगा। मेटल ए ऑन हीटिंग इन नाइट्रोजन गैस गिव्स कंपाउंड बी, गिव्स कंपाउंड बी। बी ऑन ट्रीटमेंट विद H2O gives a colorless gas which when pass through CuSO4। तो तुम्हें बताया यहाँ पे, मेटल जो हीट किया, मेटल देख लो यहाँ पे दिख रहा है ना, सोडियम तो नाइट्राइट बनाता ही नहीं है, मैग्नीशियम नाइट्रेट बनाता है, मैग्नीशियम आई गया, नाइट्रेट नहीं बनाएगा। नाइट्रोजन में हीट करेंगे तो Mg। सर एक मिनट फिर से शेयर कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर, हाँ मैग्नीशियम को हीट किया हमने। देखो मैग्नीशियम को हीट किया है नाइट्रोजन के साथ, तो मैग्नीशियम को हीट करेंगे नाइट्रोजन के साथ तो ही आंसर आएगा मैग्नीशियम, क्योंकि लिथियम है नहीं यहाँ पे। और बाकी ऑप्शंस गलत देखिए, सोडियम का नाइट्राइड बनता ही नहीं है, अनस्टेबल होता है। तो मैग्नीशियम नाइट्राइड आएगा Mg3N2। Mg3N2 को हाइड्राइज करेंगे अगर, तो ये Mg2+ है तो MgO सल्फाइड यानी 3 MgO सल्फाइड आएगा, और +2NH3 आएगा, +2NH3, ये आ गया यहाँ पे। और NH3 में कॉपर सल्फेट, NH3 गैस डिजोल्व कर जाती है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के अंदर, ब्लू कलर का आता है ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। यही तो पूछा वो सारा इसने शायद। फिर ए एंड बी रिस्पेक्टिवली यार, ए क्या होगा मैग्नीशियम, बी क्या होगा मैग्नीशियम नाइट्राइड, तो आंसर ये आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9, फ्रैंकल, और ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, फ्रैंकल और शॉर्ट की डिफेक्ट कौन शो करता है, जिसके ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसके अंदर दोनों डिफेक्ट होंगे, कौन सा है वो, AgBr, डाटा होगा सबको ये, सही ना, AgBr में दोनों होंगे। फिर फॉर विच द फॉलोइंग, for the following assertion and reason the correct option is the pH of water increases with the increase in temperature। pH of water इंक्रीज करता है डिक्रीज करता है, अभी पढ़ाया एक दिन पहले शायद क्लास के अंदर आयनिक में। H2O क्या देता है, H+ OH आयंस। जब हम जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो H आयंस का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, और H आयंस का बढ़ेगा तो pH क्या होगा, कम हो जाएगा, सही ना, pH कम हो जाएगा। ध्यान रखना, H आयंस भी बढ़ेंगे, OH आयंस भी बढ़ते हैं, KW क्या हो जाएगा, वो भी बढ़ जाएगा। जैसे 10⁻14 होता है एट 25 डिग्री सेल्सियस, तो 10⁻12 हो जाएगा एट हायर टेम्परेचर। तो इसलिए पीएच क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं, पीएच कम हो जाएगा और पीओच भी कम हो जाएगा। तो इसलिए पीएच ऑफ वाटर इंक्रीजेस लिखा है, ये गलत हो गई स्टेटमेंट। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इनटू H+ एंड OH आयंस इज एन एक्सोथर्मिक, ये तो गलत ही है, H2O को तोड़ना है अगर H+ और OH आयंस में तो एंडोथर्मिक प्रोसेस है, दोनों स्टेटमेंट गलत है ये। बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। नेक्स्ट अब है 11th क्वेश्चन, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। CF बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, फिर CCl, फिर CBr, फिर CI। यहाँ ध्यान रखना, चाहे CO या H लगा होता है, HF HCl HBr HI, तब भी सेम आंसर। F2 Cl2 Br2 I2 होते हैं, वो क्वेश्चन अलग चीज है, उसमें पहले Cl2 आता है, फिर Br2 आता है, फिर F2 आता है, फिर I2 आता है।
सही ना। Cl2Br ये बता रखा ना इसमें, FF के अंदर साइज छोटा, लोन पे रिपल्शन। 12th क्वेश्चन, गर्व कर दे ऊपर एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 12। देखो जरा, ये तो रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लास में मैंने बहुत बार बोला हुआ है। व्हाइट फॉस्फोरस ऑन रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड NaOH इन इनर्ट एटमॉस्फेयर ऑफ CO2, P4 प्लस NaOH अगर आएगा प्लस H2O इन इनर्ट CO2, तो क्या बनता है PH3 प्लस NaH2PO2। याद होगा तुम्हें, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। PH3 white phosphorus burns in alkali in inert atmosphere of CO2 giving phosphine gas, sodium hypophosphite। ये देगा फॉस्फिन गैस एंड कंपाउंड एक्स NaH2PO2 है। एक्स होना एसिडिफिकेशन, अगर इसको एसिडिफिकेशन करेंगे H प्लस में तो बन जाएगा H3PO2 विद HCl। ये बन गया H3PO2। अब H3PO2 की बेसिसिटी पूछी है, स्ट्रक्चर तुम्हें पता ही है इसका। H3PO2 का रिड्यूसिंग होता है सबसे ज्यादा ऑक्सो एसिड्स के अंदर, एक OH है, बेसिसिटी 1 हो जाएगी, या प्रोटिक नेचर इसका 1 हो जाएगा। सेकंड आंसर आ जाएगा। द रेडियस ऑफ सेकंड बहुत ऑर्बिट, डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है। 0.529 n² होता है, 0.529 को A नॉट मानते हैं, n²/z सेकंड ऑर्बिट है। सेकंड ऑर्बिट है तो 0.29 को A नॉट माना, 4/z, जेड की वैल्यू 3 होती है लिथियम 2+ के लिए, तो 4A0/3 फोर्थ आंसर है। डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन है, कैन डिस्प्ले ज्योमेट्रिकल आइसोमेर्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमेर्स कौन शो करेगा, पहला शो नहीं करेगा, दूसरा शो नहीं करेगा, तीसरा MA2BC टाइप का शो करेगा, और फोर्थ जो है MA4BC टाइप का, ये भी शो करेगा। तो C और D ज्योमेट्रिकल आइसोमेर्स शो करेंगे, C एंड D फोर्थ आंसर है। 2 मोनोमर्स इन माल्टोज आर, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज सही ना, ग्लूकोज आ जाएगा, अल्फा डी ग्लूकोज। लैक्टोज के ग्लूकोज है, गैलेक्टोज है, माल्टोज के दोनों ग्लूकोज होते हैं। और इसके अलावा तीसरा कौन सा था, सुक्रोज, सुक्रोज के ग्लूकोज और फ्रक्टोज, अल्फा ग्लूकोज बीटा फ्रक्टोज। नेक्स्ट अब है, द मेजर प्रोटीन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, ये क्लास में कराया हुआ है, HClO4 के साथ कराया था मैंने। इसमें H3O+ डाला है, तो बस जो एरोमेटिक कंपाउंड है बनाएंगे, O अपने लोन पेयर H+ को दे देगा, O अपने लोन पेयर H+ को दे देगा, ये बन जाएगा आंसर। सेकंड 17th क्वेश्चन, हाइड्रोजन हैज 3 आइसोटोप्स, 1H1 1H2 1H3। डायरेक्ट क्वेश्चन है, 16 इजी का क्वेश्चन है बिल्कुल वन है ये। ना, 16 का वन दे रखा है। 16 का 1 दे रखा है, नहीं 1 नहीं होगा, आंसर 2 आएगा इसका। 1H1 1H2 1H3, 1H1 1H2 और 1H3 आएगा। तो इसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं है, इसमें एक न्यूट्रॉन है, इसमें 2 न्यूट्रॉन है, तो इसलिए आंसर 1 + 2 3 आ जाएगा। 17 का 3 आ जाएगा। प्रिपरेशन ऑफ बेकिलाइट, सही ना, प्रिपरेशन पॉलीमर्स का क्वेश्चन है ये। प्रिपरेशन ऑफ बेकिलाइट, बेकिलाइट की प्रिपरेशन होती है फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड से इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस। फिनॉल की, फिनॉल आता है इसमें और HCHO इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, प्लस HCHO आता है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। एसिड O पे नोट पर देगा H+ को, तो अब O लोन पे जब देगा H+ को, तो O+ और H बन जाएगा, अब इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे, और CH2OH, CH2+OH, ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा ऑर्थो पोजीशन पे फिनॉल की। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म है, ऑर्थो पोजीशन पे, पैरा पोजीशन पे, दोनों ऑर्थो और दोनों एक पैरा पे। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मैकेनिज्म है। बेकेलाइट की प्रिपरेशन याद कर लो, डायरेक्ट क्वेश्चन ये आता है, फिनॉल प्लस फॉर्मल्डिहाइड गिव्स बेकेलाइट। पहले नोवोलेक बनता है, नोवोलेक के बाद आगे बेकेलाइट बनता है। नेक्स्ट है 19th क्वेश्चन। 19th क्वेश्चन, ये डायरेक्ट एनसीईआरटी में देखा, सरफेस केमिस्ट्री के अंदर। फॉर हाइड्रोजनेशन रिएक्शन द कैटालिटिक एक्टिविटी इंक्रीजेस फ्रॉम ग्रुप 5 टू ग्रुप 11। ये ट्रू है, सही ना। मेटल्स विद मैक्सिमम एक्टिविटी शोन बाय 7 to 9 एलिमेंट्स, ग्रुप 7 to 9 एलिमेंट्स। तो ये पहली स्टेटमेंट ट्रू है। द रिएक्टेंट्स आर मोस्ट स्ट्रांगली एड्सॉर्ब्ड, देखो मोस्ट स्ट्रांगली एड्सॉर्ब लिख दिया ना, इसलिए यहाँ पे गलती कर दी है, मोस्ट स्ट्रांगली एड्सॉर्ब नहीं आएगा आंसर, क्योंकि मोस्ट स्ट्रांगली एड्सॉर्ब होंगे तो नए मॉलिक्यूल्स नहीं आ पाएंगे और आगे रिएक्शन फर्दर प्रोसीड नहीं कर पाएगी। तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट गलत है, पहली स्टेटमेंट सही है। तो आंसर आ जाएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स। 20th क्वेश्चन, NiCO4 NiH2O6 Cl2 Na2C, ये तो डायरेक्ट है। इसमें बैक 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन D में चले जाएंगे और sp3 एडिशन आएगी, तो जीरो मैग्नेटिक मोमेंट। इसमें Ni+2 में अगर 6 लिगेंड्स है, Ni+2 में अगर 6 है कोऑर्डिनेशन नंबर, उस केस में हमेशा लास्ट में 2 पेयर बचेंगे। Ni2+ विद कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ऑलवेज फॉर्म्स आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, तुम्हें याद होगा ये। D8 D9 D10 ये इररिस्पेक्टिव ऑफ लिगेंड होते हैं, तो इसलिए इसके अंदर आंसर
डायरेक्ट दो मैग्नेटिक मूवमेंट है, मैग्नेटिक मूवमेंट आ जाएगी इसमें अंडर रूट में 8 bm, सही ना, अंडर रूट में 8 bm। और नेक्स्ट वाले केस में NiCN4 2 नेगेटिव है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, DsP2 हाइब्रिडेशन हो जाएगी, बैक पेयरिंग होगी, जीरो मैग्नेटिक मूवमेंट। PdCl2, PD तो 4D का एलिमेंट है, 4D में हमेशा बैक पेयरिंग होती है इरिस्पेक्टिव ऑफ द लिगेंड, तो ये भी DsP2 आएगा। इससे आंसर A C D तीनों की मैग्नेटिक मूवमेंट लगभग जीरो, बी की मैग्नेटिक मूवमेंट ज्यादा होगी, तो आंसर 1 आ जाएगा। 21, 21 क्वेश्चन। फॉर एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल Sn से Sn2 प्लस, Pb2 प्लस से Pb, द रेशियो ऑफ Sn2 प्लस दिस व्हेन द सेल अटेन्स इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे ई सेल की वैल्यू जीरो होती है, तो ई नोट सेल, ई नोट सेल इसका आ जाएगा कैथोड माइनस एनोड, कैथोड है Pb, एनोड है Sn, कैथोड Pb है, Pb का आएगा -0.13 दे रखा है रिडक्शन पोटेंशियल, Sn का -0.01 आ गया सीधा यहाँ से, कैथोड माइनस एनोड करोगे तो ई नोट सेल की वैल्यू आ गई 0.01, एक बार से करना कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो गई, 0.01 आ जाएगी, -0.13 माइनस -0.14, तो 0.01 आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू 0.0591 बाय एन, 0.06 बोल दिया इसने उसको, 0.06 बाय एन, एन की वैल्यू 2, लॉग ऑफ प्रोडक्ट्स बाय रिएक्टेंट्स, लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स में आएगा SN2 प्लस, रिएक्टेंट में आएगा Pb2 प्लस। तो ये यहां से सॉल्व किया कर यहाँ पे, सर 10 की ये पावर सॉल्व वन किया बाई इसके थ्री आगे। आ सर 10 की पावर 1/3 आ रहा था। हाँ 10 की और 1/3 यानी 2.13 के आसपास आ जाएगा, सारी वैल्यूज हाँ गिवन है यहाँ पे, ये 0.03 है ही, 0.03 यानी 1/3, हाँ 10 की और 1/3 वो तो आ ही रहा है ना, क्यूब रूट ऑफ 10 आ जाएगा आंसर, तो 2.13 आंसर आता है इसको कुछ। फिर नेक्स्ट हाँ क्वेश्चन जो है 2.1। 22 क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन देखो, 22 क्वेश्चन है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये कितना मोल है, 4 मोल है ना, एट कांस्टेंट वॉल्यूम 4 मोल ऑफ एन आइडियल गैस व्हेन हीटेड फ्रॉम 300 टू 500 केल्विन, 4 मोल आइडियल गैस है, गर्म किया 300 से 500 केल्विन तक, इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है 5000 जूल से, इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है 5000 जूल से। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे पूछा हुआ है, मोलर हीट कैपेसिटी पूछी है, सीवी की वैल्यू पूछी हुई है, एक मोल के लिए डिफाइंड होता है और एक केल्विन के लिए, तो डिवाइड कर देंगे सीधा, 5000 दे रखा है, चार, अगर 200 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाना है तो 5000 जूल एनर्जी देनी है, एक केल्विन बढ़ाने के लिए 5000/400, 5000/400, और 4 मोल के लिए, 1 मोल के लिए कितना होगा, बाय फोर कर देंगे इसको, तो ये 5000 ये 200 है ना, तो 5000/800 आंसर आ जाएगा, 5000/800, यही है ना, यस सर। तो 50/8, 8 6 6.25, डायरेक्ट क्वेश्चन था ये भी, ये डायरेक्ट हो जाता क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23rd क्वेश्चन है, NaClO3 NaClO3 is used even in spacecrafts to produce O2. The daily consumption of pure O2 by a person is 492 liter at 1 atmosphere and 300 Kelvin. सही है था। How much amount of NaClO3 in grams is required to produce O2 for the daily consumption of a person at 1 atmosphere 300 Kelvin? NaClO3 plus Fe gives O2 plus, यानी जो NaClO3 के का मास होगा या मोल्स होंगे, मोल्स जो इसके होंगे वही मोल्स आएंगे O2 के, वही मोल्स आए, हाउ मच ऑफ NaClO3 पूछा ना, O2 के मोल्स आ जाएंगे PV से, PV लगा के इसके मोल्स निकाल लिए, इसके मोल्स आ जाएंगे PV से, जो मोल्स इसके आएंगे वही मोल्स इसके होंगे, और जो मोल इसका आएगा, मास कितना है इसका, इनटू मास कर देना, यही किया है क्या, तो ये कर नहीं पाया था, टाइम खत्म हो गया था। कुछ समझ आ गया तरीका क्या बोला मैंने, यस सर। इसके O2 के मोल्स निकाल लेंगे, सही ना, O2 के मोल्स निकाल लेंगे, जो O2 के मोल्स आएंगे वही NaClO3 के मोल्स होंगे, और जो इसका मोल आ जाएगा उसको मास में कन्वर्ट कर लेंगे, इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, in the following sequence of reaction the maximum number of atom present in molecule C in one plane is, A जो है लोएस्ट मॉलिक्यूलर वेट एल्काइन है, तो ये तो पता ही, इथाइन ही होगा, इथाइन, ये तो तुम रोज कर रहे हो कन्वर्जन के अंदर, इथाइन को रेडिएट आयरन ट्यूब से, कॉपर ट्यूब से पास करेंगे तो बन जाएगा बेंजीन, बेंजीन में CH3Cl डालेंगे, नेम रिएक्शन फ्लूइड का वैल्कैलेशन है, तो आ जाएगा टोल्यून, टोल्यून आ गया, तो ये स्ट्रक्चर है टोल्यून का, ये स्ट्रक्चर देखने C, ये H सेम प्लेन में, एक H तुम्हारी तरफ और एक H तुमसे दूर जाता हुआ, तो इसमें कितने एटम सेम प्लेन में है, तुम चेक कर लो उसमें कितने एटम्स आ रहे हैं सेम प्लेन में, तो 13 आ रहे।
13, 13 आ जाएंगे, बस ये वाला H छोड़ देना और ये वाला H छोड़ देना, एक पीछे की तरफ है, टेट्राहेड्रल है ना कार्बन, एक H पीछे की तरफ, एक H आगे की तरफ। लास्ट क्वेश्चन, complexes Ml5 of metals nickel and iron have ideal square pyramidal, आइडियल स्क्वायर pyramidal यानी ये होगा Ml5, M ये रहा, L L L L, आइडियल स्क्वायर यानी कोई लोन पे मत लेना इसमें, ये Ml5 ये आ गया। और दूसरा है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, दूसरी शेप है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, Ml5 की ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप, M L L L, एक एल ऊपर एक एल नीचे, ये आ गया। तो अब इसमें पूछा है इसने 90 डिग्री के एंगल्स, 120 के और 180 के, किसी एक में पहले चेक करते हैं। इसमें चेक कर रहे हैं इस वाले केस में, तो 90 के एंगल, ये एल चारों के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगा 4, और इनके बीच में आपस में भी एंगल 90 के कितने हैं, 4। तो ये आ गया पूरा 4 4 8, और 180 के एंगल इसमें दो हैं, ये 180 और ये 180, सही ना। तो ये 10 यहाँ पे आ गए, 120 तो कोई है ही नहीं यहाँ पे, 8 90 के हैं और दो दो 180 के हैं, 10 इसमें आ गए। दूसरे में निकालते हैं, इसमें ये वाला एल जो है नीचे तीन एंगल बनाएगा 90 के, ये भी एल इसी प्लेन के साथ 90 के तीन एंगल बनाएगा, तो 6 हो गए 90 के, 6 90 के, तीन 120 के, 120 120 120, तीन 120 के और एक 180 का, 6 3 9 1 10, 10 इधर आ गया 10 उधर आ गया, 20 आंसर है इसका, सही है। 25 का 20 आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया पेपर कि नहीं है? पेपर तुम अगर ऐसे सॉल्व कर रहे हो ना सारे, ऐसा हो नहीं सकता तुम्हारे मार्क्स में इंप्रूवमेंट ना हो, लेकिन जो नहीं कर रहा है, जैसे अभी सौम्या ने किया था, सौम्या का कुछ इंप्रूवमेंट हुई है इस बार, तो ये पेपर जरूर सॉल्व करो 4 5 बार कम से कम। जो पेपर ये 5 7 बार सॉल्व कर लेगा ना, 100% है, 8 से 10 नंबर की इंप्रूवमेंट जरूर आएगी। तो पेपर जरूर सॉल्व करो दोबारा दोबारा, जितना पेपर जो कर रहे हो उसको करने का तरीका यही होता है कि तुम उनको दोबारा दोबारा सॉल्व कर रहे हो। मतलब पेपर हो गया तुमने करके छोड़ दिया, कोई फायदा नहीं है, या अच्छे क्वेश्चंस को नोट डाउन करो, कुछ ऐसे करो, ये सही तरीका करने का पेपर को, सही ना। इनको कर लेना, घर मेरे को रिकॉर्डिंग भेज देना अभी।